स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कोई चर्चा को आगे बढ़ाएगा? क्या भारत स्टैंड अप कल्चर को आगे बढ़ा पाएगा? लेकिन आज ये भारत के अंदर न केवल है, बल्कि भारत ने उसको करके दिखाया भी है। अभी आपने भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के आयोजन को देखा होगा। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में भागीदार बने थे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस समिट में भागीदार बने थे और दुनिया के जो विकसित देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों ने, तमाम उन राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के द्वारा न केवल 140 करोड़ के भारत के लिए, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के हित के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन सब की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सबने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के प्रति सबने उसकी ताकत को महसूस किया है। कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी। दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। अयोध्या में जब हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को कराता है। जब हम काशी में काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं, तो काशी विश्वनाथ धाम ये केवल अपनी विरासत को पुनर्स्थापना करने का ही कार्य नहीं, बल्कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं, तो मथुरा वृंदावन कृष्ण की लीला का ही माध्यम नहीं, भारत की भक्ति का प्रतीक भी बनता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है, उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। और समरसता कैसे होती है। जो लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न बुजुर्ग है, न जवान, सभी लोग मिलकर के हर हर गंगे का आह्वान करते हुए सर्दी की परवाह के बगैर जब टेम्परेचर माइनस में जाता है, तो वह गंगा यमुना के बर्फीले उस गंगा जल में आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और यही तो भारत है। आज हर एक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को लेकर के हम लोगों ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति अपनाई, इसका परिणाम है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है।
यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। हमने 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आप देखते होंगे आज के दिन पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है इसको लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आज से 9 वर्ष पहले लोग बीमारू राज्य के रूप में कहते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के, उत्तर भारत के इन 4 राज्यों को मिलाकर के जो वर्तमान में 6 राज्य के रूप में है, जिसमें उत्तराखंड भी और झारखंड भी और छत्तीसगढ़ भी, ये 7 राज्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनको एक बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके एक बड़ी आबादी को मानसिक रूप से बीमार बनाने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बना दिया गया था। 80 के दशक में शब्द निकला था, याद करिए 80 के दशक में, और लगातार इस भाव से ग्रसित थे। याद करिए ना, कभी भारत के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को कहा था। उन्होंने कहा मनुष्य में तो कोई भेद होना ही नहीं चाहिए, और ये भेद अगर हम करते हैं तो ईश्वर के प्रति हम भेदभाव करते हैं। और उस समय उन्होंने कहा था, अरे मनुष्य की बात तो दूर, एक जड़ और चेतन के बीच में भी अगर भेदभाव होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। उन्होंने कहा, मैं इसका उदाहरण देता हूं। उन्होंने 2 पेड़ लगाए थे, 2 पौधे एक साथ लगाए। कहते हैं जगदीश चंद्र बसु ने 2 पौधे लगाए थे एक समान परिस्थिति में। एक को वे रोज जाते थे, पानी देते थे, समय पे खाद देते थे, सभी प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत करते थे, उन्हें पुचकारते थे कि तो बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, तेरे आगे की पीढ़ियां बढ़ेंगी। और दूसरे पेड़ को भी परिस्थिति तो वही देते थे, उसको पानी देते थे, खाद देते थे, सभी वही परिस्थिति जो पहले वाले पेड़ को दे रहे हैं, लेकिन उसको कोसते थे तो बड़ा नहीं हो पाएगा, तो मर जाएगा, तो बीमार है, तो निकम्मा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने देखा एक समय तक दोनों पेड़ समान रूप से आगे बढ़े, लेकिन एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे वो बढ़ता गया, फलने लग गया, लेकिन जिसको कोसते थे वो एक समय के बाद बड़ा तो हुआ, कुछ देर तक बड़ा होता गया, लेकिन फिर सोखते सोखते ठूंठ बन गया, अंत में उसकी लीला समाप्त हो गई। और यही अगर एक पेड़ के साथ हो सकता है तो जीव और उसमें भी मनुष्य के साथ जब भेदभाव होगा तो उसकी स्थिति भी यही होती है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत कभी भी इन बातों को प्रोत्साहित नहीं करता है, कभी नहीं करता है। और अगर आपको देखना हो, हमारे पर्व और त्योहार उस बात के उदाहरण हैं जहां पे एक समरसता हम सब के बीच में दिखती है। और पर्व त्योहार के पीछे की मान्यता भी यही है, सब एक साथ मिल करके, एक छत के नीचे मिल करके उस आयोजन में सहभागी बने। उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है। आज भारत गर्व के साथ कहता है, ये भारत अब एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत की भी अपनी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस नई यात्रा के साथ हर एक भारतीय को जुड़ना चाहिए, हर प्रवासी भारतीय को जुड़ना चाहिए। हमारा दायित्व है, जिस धरती पर रहते हैं उस धरती के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ईमानदारी पूर्वक करें। कोई हम पर उंगली न उठाए, हमें शक की निगाहों से न देखे, लेकिन साथ ही साथ जिस मातृभूमि के साथ हमारी पूर्वजों का संबंध है उसके प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सदैव डट करके हम कार्य करेंगे तो
सचमुच एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी।